दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राजस्थान में बहुत कुछ पक रहा है और ये जो कुछ भी पक रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई में राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ वसुंधरा राजे को उसकी कुर्सी से दूर रखने के लिए हो रहा है या फिर कहानी वाकई में कुछ और है? क्योंकि इस वक्त राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से दिल्ली से लिखी जा रही है, लेकिन ये लिखने वाला कौन है ये समझने की जरूरत है। गोगा मेडी को क्यों मारा गया? टीवी चैनल पर एक खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बराड़। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ही ले चुके हैं। मौके पर हमारा भाई स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है। इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। उसकी दिलेरी को हम सलाम करते हैं, उसे हम हमेशा याद रखेंगे। हमारा जो फर्ज है उसे निभाएंगे। रोहित गोदारा कौन है और इसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, इसे समझने की जरूरत है। रोहित गोदारा ने और कुछ भी लिखा है, इसे भी सुनिए। भाइयों, गोगा मेडी को मारने की वजह यह है कि इससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के एक मैटर को लेकर बात हुई थी। इस मैटर में हमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने इन्वॉल्व कराया था। वैभव हमसे हिस्सा लेता था सारी एक्सटॉर्शन मनी का। इस बात का सबूत हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग में है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नाम भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। ये बात हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के भी टच में था। यहां पर कुल मिलाकर पूरी कहानी जो है वो रोहित गोदारा द्वारा अशोक गहलोत के बेटे की तरफ घुमाई जा रही है। इसे समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये मामला कैसे इस तरफ इशारा कर रहा है। रोहित गोदारा का एक और मैसेज, उसे देखिए। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बराड़। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगा मेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। आप सभी को पता होगा कि मंगलवार 5 दिसंबर की सुबह को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी थी। हमलावर एक एसयूवी कार में आए, गोगा मेडी से मिलने के लिए आए थे, बातचीत कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। अचानक गोलियां चलाई गई और गोली चलाते हुए एक के बाद गोगा मेडी को 4 गोलियां मारी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी और ये मुद्दा राजस्थान में लगातार काफी तूल पकड़ चुका है। इस मुद्दे को लेकर वहां पर इतना ज्यादा माहौल खराब हो गया कि दंगों की नौबत तक आ गई। ये पूरी कहानी किसने लिखी, कौन इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, इसे ध्यान से समझिए। रोहित गोदारा यहां पर अशोक गहलोत के बेटे का नाम लाकर इस पूरी कहानी को दूसरे ही सिरे पर लेकर जा रहा है। जहां पर आज की तारीख में राजस्थान में कुछ और पक रहा है, बहुत बड़ा पक रहा है। अगले 5 साल के लिए किसकी सत्ता होगी, किसके हाथ में जाने वाली है ये सत्ता? जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहां पर अपने चेहरों पर विचार कर रही है। कौन इस सत्ता का मालिक बनने वाला है राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा के रहते हुए कोई भी फैसला लेना बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं है। ऐसे में चुनाव के परिणाम आते के साथ ही 48 घंटे में इस तरह का एक हादसा होना, एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसने कि पूरी ही खबर को दूसरी तरफ घुमा दिया। अभी भी वसुंधरा राजे जो कि दिल्ली पहुंची हुई हैं, वो किस तरह से अपनी आगे अगले पैतरों पर काम करेंगी ये भी देखना है और बीजेपी के पैतरों को कैसे मात देंगी ये भी देखना है। पहले रोहित गोदारा की हरकतों को भी समझ लीजिए। वो सोशल मीडिया से लोगों के संपर्क में बना हुआ है, अपने गुर्गों को मैसेज देता रहता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में किस तरह से वो काम कर रहा है। बीकानेर का रहने वाला ये गोदारा किस तरह से आपराधिक दुनिया में 2010 से सक्रिय हुआ। पहले छोटे छोटे क्राइम करता था, फिर लॉरेंस के संपर्क में आ गया, इसके बाद गैंग में शामिल हो गया और उसके बाद एक के बाद एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का सिलसिला चलता गया। साल 2022 में जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो यही गोदारा फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग गया और अब वहीं बैठकर लोगों को
की सुपारी लेता है, उन्हें धमकाता है। रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल ने जारी किया हुआ है, यानी कि जैसे ही वो कहीं पर एयरपोर्ट पर मिलता है उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन वो इस वक्त दुबई से ही अपना काम कर रहा है। दुबई में बैठकर बीकानेर के सराफा बाजार के व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाता है। उन्हें बोलता है कि मेरे कई कई हजार गुर्गे तुम्हारे आसपास मौजूद हैं और अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। सराफा व्यापारी ऐसे में अगर अपनी असमर्थता जताते हैं तो उनके लिए परेशानी खड़ी होती है। एक सराफा बाजार व्यापारी ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन ये पूरी कहानी रोहित गोदारा अब एक राजनीतिक परिणामों में घुसने के लिए कर रहा है। वो किसी तरह से किसी एक व्यक्ति को स्पेशल ऑब्लाइज करना चाहता है, वो किसी को खुश करना चाहता है। वो इस वक्त इस पूरे समीकरण को जो कि इस वक्त चल रहा है, जिसमें अब खेल साफ हो चुका है कि बीजेपी को समर्थन मिल चुका है, बीजेपी का मैंडेट क्लियर है, लेकिन इस मैंडेट में भी दो हिस्से हो रखे हैं, एक वसुंधरा राजे का और दूसरा बीजेपी में दिल्ली का। ऐसे में दिल्ली किसको वहां पर भेजती है, इस फैसले का इंतजार हो रहा है। वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर यहां पर अपने जन समर्थन के साथ पीछे हटने वाली नहीं है, दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ऐसे में असल कहानी क्या है किसी को पता नहीं है। राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है किसी को पता नहीं है। चुनावी नतीजों के बाद ऐसे दंगे होना, आप समझ लीजिए कि वहां पर आखिरकार क्या पक रहा है। वसुंधरा राजे से एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब बात की कल, तब उन्होंने पूछा कि आप क्या करेंगी, दिल्ली जाएंगी? तो उन्होंने कहा मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। यानी कि वसुंधरा राजे बिल्कुल अडिग है, उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना है और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो फिर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को एक एमएलए का टिकट क्यों दिया? सिर्फ एक एमएलए बनाकर उन्हें रखेगी बीजेपी, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे इस वक्त सत्ता के काफी करीब है? बाकी तमाम नाम सिर्फ अटकलों तक रह जाएंगे, ये समझने की जरूरत है। इस वक्त दिल्ली लगातार मंथन कर रही है कि वसुंधरा को कुर्सी से कैसे दूर रखा जाए, लेकिन अब जब वसुंधरा उनके सर पर आकर के बैठी हैं, ऐसे में उनके लिए भी कुछ बन नहीं पा रहा है। देखना यह होगा कि दिल्ली इसका क्या तोड़ निकालती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये अंदर की पूरी कहानी जिस तरह से दुबई से लिखी गई है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आपको बताएंगे। श्रवण जी, वहां पर राजस्थान में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, कहें कि किसी भी पार्टी के इनसाइड्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं। ऐसे में क्या वाकई में ये कहा जा सकता है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई ठीक चुनाव के परिणाम आने के कुछ ही घंटों बाद, और इसको इस पॉलिटिकल सिनेरियो से कनेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, पहले तो ये क्लैरिटी, फिर उसके बाद मैं आपसे उन तथ्यों पर जाना चाहूंगी जो शायद लोगों को नहीं मालूम है और जिसकी जानकारी आपके पास है। जी श्रवण जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र रहे और के अंदर एक जो पॉपुलर नाम रहा है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामाडी को श्रद्धांजलि देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा विनीता, आज उनका अभी फुनरल हो रहा है हनुमानगढ़ के गोगामेडी गांव है, वहां पर ये जो घटना जिस तरीके से हुई, ये जो आप सीक्वेंस बता रहे हो कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के टाइम, ये कई तरह के पर्सन खड़े कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले लंबे समय से पूरे देश भर के अंदर एक मूवमेंट खड़ा किया था करनी सेना के माध्यम से, और वो सामाजिक इश्यूज पे और खासतौर से राजपूत समाज के इश्यूज पे ज्यादा एक्टिव थे। और इसके अलावा भी जो सनातन धर्म से जुड़ी जो इश्यूज थे, लाइक जो पद्मावती फिल्म का जब रिलीज का मामला था, उस मामले में उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया। तो उनकी एक चेहरा इतना बड़ा हो गया था कि वो गुजरात के अंदर भी 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता रखते थे। मध्य प्रदेश में उन्होंने 10 लाख लोगों की रैलियां की है, बिहार में भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके दोस्त बनने के साथ दुश्मन भी समय से वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व भी होने लगे थे ना, चीजें राजनीतिक चीजें बढ़ने लगी थी, उन सब में भी इन्वॉल्वमेंट, एक हस्तक्षेप इस तरह का कि पहले ये एक राजपूत कम्युनिटी को लेकर के चलती रही चीजें, लेकिन वही राजपूत कम्युनिटी अब मूवी में ऑब्जेक्शन लेके कहो या किसी भी तरह से इस तरह की चीजें भी शुरू हो गई थी ना कुछ वक्त से। तो ये नकारा नहीं जा सकता कि नेताओं के साथ भी इनके संबंध अच्छे हैं। देखो, करनी सेना जो है, राजपूत करनी सेना है, वो एक राजपूतों का बड़ा संगठन रहा है देश भर में।
तो नेचुरल है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो समाज के सापेक्ष थी, कि राजपूत समाज का जिस भी अगर राजनीतिक घटनाक्रम का असर पड़ रहा है तो उसके हिसाब से वो उस पर रिएक्ट करते थे। तो पद्मावती का मामला था, वो कहीं ना कहीं राजपूत इतिहास, राजपूत हिस्ट्री को लेकर था, उसकी वजह से किया। अभी जो ये जो ताजा घटनाक्रम है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुखदेव सिंह मेरे भी नियमित संपर्क में थे। पॉलिटिकली वो जितने टॉप लीडर है राजस्थान के, और मैं तो कहूँ इवन जो देश के भी है, कहीं ना कहीं उनकी सेकंड लीडरशिप वगैरह उनके संपर्क में रही है राजपूत पॉलिटिक्स के हिसाब से। ये जो घटनाक्रम हुआ विनीता, उसके अंदर कुछ समय पहले पंजाब के अंदर सिंगर, पॉपुलर सिंगर है मूसेवाला की हत्या की। उसके बाद में सुखदेव सिंह को एक थ्रेट मिली थी, धमकी मिली थी। जो लॉरेंस गैंग है पंजाब का, जो एक जो नौजवान है, बिल्कुल। जो करण कुमार जिसका बड़ा नाम है, उसकी तरफ से एक थ्रेट मिली थी सुखदेव सिंह को मारने को लेकर के। तो सुखदेव सिंह ने बाकायदा लिखित के अंदर राजस्थान के डीजीपी को कहा कि मुझे सुरक्षा दी जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान के अंदर जो सामाजिक संगठन है राजपूत समाज के, चाहे भवानी निकेतन हो, चाहे प्रताप फाउंडेशन हो, उन्होंने भी राजस्थान सरकार से मार्च महीने के बाद में कंटिन्यू मांग की थी कि सुरक्षा दी जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उनको कोई सुरक्षा नहीं मिली, और ये चुनाव के बाद में इस समय इतनी बड़ी वारदात हो गई। ठीक है, लेकिन ये आपको ये नहीं लगता है श्रवण जी, यहाँ पर ये पूरी जो कहानी है ये चुनाव के बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय पर हुई है जब चुनाव के परिणाम आए हैं? चुनाव की शायद वोटिंग से पहले होती तो इसके अलग मायने निकाले जा सकते थे। अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये कि जब वसुंधरा राजे का हाथ जो है वो थोड़ा ज्यादा भारी है विधायकों को लेकर के, और यहाँ पर जो कोशिशें चल रही है नेगोशिएशन की वो उन्हीं के साथ चल रही है, वरना अब तक शायद थोड़ी क्लियरेंस हो जाती और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम जल्दी अब तक अनाउंस हो जाते, क्योंकि तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है और बीजेपी ने अभी तक अपने नाम भी साफ नहीं किए। तो ये वक्त बाय करने वाली जो सिचुएशन होती है ये हमेशा कई तरह के सवाल पैदा करती है, क्योंकि ये राजनीतिक गलियारों में हम यहाँ भले ही इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां पर हर सेकंड बड़ी एक हलचल हो रही होती है, किस तरह से सारे समीकरण बदल रहे होते हैं। आप इस बात से इनकार करेंगे क्या कि ये तमाम चीजें इस वक्त में होना और इधर राजनीतिक उठापटक जो चल रही है चुनाव के बाद की, इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे का नाम यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए आना और दूसरी तरफ इस तरह की घटना का हो जाना, क्योंकि नाम नहीं आया ऑफिशियली लेकिन कम से कम दमखम तो आ गया ना, तो लोग की जबान पर तो उन्हीं का नाम है, तो इसका कुछ कनेक्ट आपको नजर आता है? वनिता, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, मैं इससे सहमत हूँ कि जब इतनी बड़ी घटना होती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये टाइम क्यों चुना गया, मतलब जिसने भी हत्यारों, जिसने ये साजिश रची होगी, तो ये सारी बातें तो जब अभी जो सरकार के साथ पुनर्ल से पहले जो आंदोलनकारियों की संघर्ष समिति के बीच में वार्ता हुई, उसमें ये तय हुआ है कि एक न्यायिक आयोग गठित होकर वो जांच करेगा। मेरा मानना है कि मैं बैकग्राउंड में जरूर जाकर के आपको कुछ बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे जी है वो राजस्थान का पॉपुलर चेहरा है, 2 बार राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही है, और अभी अपर हैंड जो माना जा रहा है वो वसुंधरा राजे का ही माना जा रहा है कि सीएम की रेस के अंदर। ऐसे में चूंकि एक राजपूत कम्युनिटी का बड़ा लीडर है, उसको टारगेट कहीं किसी न किसी क्रिमिनल के माध्यम से किया गया, सुपारी देगी। सुपारी देने वाले कौन थे ये तो जांच के बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं बैकग्राउंड में आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि जो पिछली बार जब 2018 का चुनाव था उससे पहले आनंदपाल एनकाउंटर की जो बात है कि आनंदपाल एनकाउंटर हुआ था, तो पूरा मूवमेंट खड़ा किया था वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने किया था। राजस्थान के अंदर सांवरात गांव है नागौर के अंदर, वहां 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, करीब 20-22 दिन आंदोलन चला था। उस आंदोलन के अंदर वो मुख्यमंत्री उस समय राजस्थान की वसुंधरा राजे थी, और वो पूरा का पूरा आंदोलन उस समय स्वाभाविक रूप से तत्कालिक सरकार के खिलाफ रहा होगा, ये एक तथ्य है। उस आंदोलन के बाद में समय के साथ घटनाक्रम बदला। चुनाव से पहले जब अभी जो मौजूदा कांग्रेस लीडर है मानवेंद्र सिंह जी ने झालावाड़ से चुनाव लड़ा था, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे के सामने। उस समय मैं ये फैक्ट बताना चाहूंगा कि जब झालरा पाटन से मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, उस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी बाकायदा वसुंधरा राजे के समर्थन में वहां पे गए थे, वसुंधरा राजे के पक्ष में वहां पे सभाएं की है। तो ये बात मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने सुखदेव सिंह से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि वसुंधरा जी ने बाकायदा उनको बुलाया था घर पे, और बुला करके राखी बांधी थी, और उसके अंदर उनको कहा था कि आप मेरे भाई हो और भाई के नाते एक बहन आपसे समर्थन मांग रही है,
तो मैं आपको ये बात इसमें ये इसलिए बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे और सुखदेव सिंह के बहुत हेल्दी रिलेशन थे। उनके रिश्तों में कोई किसी भी प्रकार की कोई मन मुटाव वगैरह वाली बात नहीं रही थी। और पिछले कांग्रेस राज के अंदर भी सुखदेव सिंह बहुत सक्रिय रहे, लेकिन उनका कहीं भी आंदोलन न तो वसुंधरा राजे के खिलाफ था, वो तो वसुंधरा राजे ने इनको राखी बांधी थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये सुखदेव सिंह ने खुद ने मुझे बताया था कि वसुंधरा राजे जी ने मेरे राखी बांधी है, मुझे भाई बनाया है। इसी वजह से जाकर के उन्होंने पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे का समर्थन किया था, और उस चुनाव में वसुंधरा राजे मानवेंद्र सिंह के सामने बड़े मार्जिन से चुनाव जीत। राठौर जी, इस चुनाव में सुखदेव सिंह है वो न्यूट्रल थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने समर्थन नहीं किया। ये बात जरूर थी कि उनकी मंशा कहीं ना कहीं भाजपा से चुनाव लड़ने की रही है। एक बार उन्होंने 2008 के अंदर चुनाव का टिकट किससे मांगा उन्होंने, जो मंशा रही? बसपा से चुनाव उन्होंने लड़ा था 2008 के अंदर। उसके बाद उन्होंने, उनकी वाइफ ने भी मिला है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा था। इस बार टिकट उन्होंने आवेदन किया, यानी कि ये अलग बात है, लेकिन उनकी मंशा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की रही थी भादरा से उन्होंने। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए मुझे टिकट को लेकर के। मैं जब हैदराबाद था उस समय चीफ मिनिस्टर के साथ में गया हुआ था, हैदराबाद गया हुआ था उस समय कोशिश की, लेकिन चूंकि उनकी जो शर्तें थी सुखदेव सिंह की कि भाई कुछ समर्थकों को भी टिकट मिले तब वो करणी सेना उतने बड़े लेवल पे समर्थन करेगी। मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं, मैंने जब उनको कहा कि भाई ये प्रॉपर संभव नहीं है, इस समय कुछ लेट हो चुका है, तो उनका मामला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इस चुनाव में वो न्यूट्रल थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने करणी सेना की तरफ से सपोर्ट नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से वो उनकी किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के पक्ष में उनका समर्थन रहा होगा, ये अलग बात है। ठीक है, इस बार उन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसी को पर्टिकुलरली, लेकिन वो राजनीति का हिस्सा तो इस बार थे, या फिर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जो उनके निशाने पर थे? इन दोनों चीजों में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता है ना सर। मैं बिल्कुल, आपने ये सवाल उठाया कि भाई दोनों राजनीति के रूप में तो चूंकि वो सामाजिक संगठन को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो नेचुरल है कि एक बड़ा फेस थे और राजनीति को वो प्रभावित करते थे, चुनाव जिताने हराने सब चीजों को प्रभावित करते थे। तो अब सोशल मीडिया पे कई तरह की इस तरह की बातें भी उठ रही है कि लोकल व हनुमानगढ़ के कुछ प्रत्याशियों से उनकी इक्वेशन खराब रही होगी, नहीं रही, ये तो जांच का। लेकिन ये बात है कि लॉरेंस जो है उसके टारगेट पे चुनाव से पहले भी थे, मार्च में धमकी मिल चुकी थी। और जो सुमित नेहरा है उस जो कहीं ना कहीं लॉरेंस का जो गुर्गा है उसकी तरफ से थ्रेट दी गई थी, तो पंजाब पुलिस की तरफ से बाकायदा लिखित के अंदर राजस्थान पुलिस को ये अलर्ट भेजा गया था कि सुखदेव सिंह को मारने के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के ये नॉलेज में था। राजस्थान पुलिस के डीजीपी की तरफ से भी बाकायदा ये जो एडीजी सिक्योरिटी है उनको ये लेटर लिखा गया था। तो ये कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं उनको सुरक्षा देगी, क्या कारण था? उन्होंने पर्सनल भी 4 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे, 2 उसमें उस दिन छुट्टी पे थे। तो सारा रेकी करके जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, ये कहीं ना कहीं बात। अब जो सवाल ये है कि लॉरेंस को सुपारी किसने दी? लॉरेंस ने मारा, लॉरेंस की गैंग ने मारा, ये बड़ा फैक्ट है। लेकिन सुपारी किलर कौन है, सुपारी किसने दी, ये किसको फायदा होना था, सुखदेव सिंह की मौत का फायदा किसको पहुंचना था, ये जांच का विषय। ये तो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस दिशा में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल राठौर जी, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि राजनीतिक कुछ कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये हुआ, और ये जैसे उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है उधर से रोहित गोदाना ने, ये नहीं है और कुछ और सिचुएशन है, तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी अगर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज, कौन व्यक्ति या कौन पार्टी आपको लगती है जिसको सबसे ज्यादा परेशानी सुखदेव गोगामेडी से थी? विनीता, मेरा ये मानना है कि जो किसको फायदा हुआ किसको ये अलग है, लेकिन राजपूत समाज को राजस्थान के अंदर राजस्थान ने अपना बहुत बड़ा होनहार एक नायब हीरा खो दिया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है राजपूत समाज के लिए कि इतने बड़े लीडर को उससे पहले जिन्होंने उनको खोया है उनके लिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि कौन कौन पीछे हो सकते हैं, किसको फायदा राजनीतिक तौर पर है उनके जाने से। सर
करनी सेना के संरक्षक थे लोकेंद्र सिंह जी कालवी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पिछले कुछ समय पहले मौत हो गई, और उसके बाद में ये जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी चले गए, तो राजपूत समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चूंकि ये जांच एजेंसियों का ही विषय है कि किसके टारगेट पे रहे होंगे, कौन फायदा होगा नुकसान होगा, अभी ठीक है, मेरे मैं इस व्यक्तिगत सवाल को थोड़ा सा ऐसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है अब उनके जाने के बाद किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस व्यक्ति को, पॉलिटिकल व्यक्ति को इससे फायदा हो सकता है? कोई मेरा फर्क पड़ता व्यक्तिगत है? मानना हाँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सुखदेव सिंह की ऐसी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रंजिश नहीं है। जितने बड़े नेता है उनसे भी किसी ने, क्योंकि मैंने शिवराज सिंह के साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ मंचों पे उनको देखा है। और भी राजस्थान के जो टॉप लीडर है, अशोक गहलोत जी के साथ में देखा है। वसुंधरा जी जब उनको भाई मानती है, तो राजस्थान में ऐसा कोई कारण मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो टॉप लीडर है उनके साथ इनकी व्यक्तिगत कोई रंजिश रही होगी। पर्दे के पीछे क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, ये तो समय ही बताएगा। ये कहना मतलब गलत हो जाएगा, जांच को प्रभावित करना हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो बिना किसी वजह के होता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि श्रवण जी ने पूरी डिटेलिंग बताई है, किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं कहीं पर सुखदेव जो है उनकी एंट्री हो रही थी और उनकी मौजूदगी का असर भी पड़ता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन दोनों चीजों को मेल मिलाने के लिए कोई ऐसे बहुत मजबूत ऑफिशियल तथ्य नहीं है, लेकिन इन बातों को नकारा भी नहीं जा सकता है कि जब चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसके ठीक कुछ घंटों बाद में इस तरह की एक घटना सामने आती है, इस तरह की सिचुएशन सामने आती है। और दुबई में बैठे हुए लोग हों या कनाडा में बैठे हुए लोग, इस बार सवाल ये है कि चुनाव के पहले और बाद में ये तमाम लोग अच्छे खासे एक्टिव रहे हैं, तो इस राजनीति में इन तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।